उत्तक। उत्तक। अब एक बात बताओ, उत्तक का क्या मतलब होता है? अगर आपसे कोई पूछे उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं? मैम जो कोशिका बना होता है उसको का समूह होता है, के समूह जिससे को मतलब उत्तक, कोशिका को बनाने के में भी समूह को महत्वपूर्ण भूमिका योगदान करता है। हम्म, हाँ, फलक बोलना चाहेगी? ठीक है। उत्तक जो होता है ना, कोई बात नहीं, उत्तक जैसे आप लोगों ने बोला कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ कोशिकाओं का समूह होगा। लेकिन एक बात जान जाना, समान संरचना, समान संरचना भी होगी। संरचना का मतलब उसकी बनावट भी सेम होगी, साथ साथ मतलब माप अमाप जो भी बोलो, उसका समान संरचना होगा, समान काम को करता होगा, समान काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को। फलक कुछ बताना चाहोगी, उत्तक किसे कहते हैं? ओके, कोई बात नहीं। समान संरचना यानी ऐसा सेल्स का समूह जो समान दिखने में हो, एकदम समान हो और साथ साथ समान काम को करता हो, उसी के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड सेल ले लिया, एक साइड से ब्लड सेल ले लिया, एक साइड से मसल्स का सेल ले लिया, एक साइड से आपने नर्वस सिस्टम का सेल ले लिया और उन सबको बना दिया तो उसको हलवा बोलते हैं। वो आपका उत्तक नहीं बनेगा। समझ में आया? बनेगा क्या वो? नहीं। नहीं बनेगा। ध्यान से सुन लो, जिधर तिधर का सेल अगर आप लेके जमा करते हैं उसको हम उत्तक नहीं बोलते हैं। वैसे संरचना, समान संरचना वाले कोशिकाओं को जो समान काम को करते हैं उन्हीं को हम उत्तक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब हम यहाँ तो लिख दिया है। अब आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में इतना बार उत्तक को समझाया गया है कि वो पूरा आप लोग को याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। ये सब में किसी को डाउट है? डाउट है कि सभी कोशिकाओं का बना होता है, जो भी प्लांट हो, एनिमल हो, सभी कोशिकाओं का। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक काम एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो उसका पूरा शरीर, उसकी जो पूरी संरचना है बॉडी की बेटा, एक सिंगल सेल से बनी हुई है और इसका जीवन का सारा काम एक सेल से किया जाएगा। ठीक है। और अगर आप बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करें तो उनके लिए अलग अलग अंग जो है अलग अलग काम को करते हैं। कैसे देखते हैं? अब यहाँ पे पहले चूंकि समझाया जा रहा है, एक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, और सभी उसके मौलिक काम, ये हम एक कोशिकीय जीवों की बात की, सारे मौलिक काम जो है एक सेल के द्वारा। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही सेल के द्वारा गति भी होता है, गति के साथ साथ भोजन लेने की क्रिया भी होती है, गैसीय विनिमय यानी गैस को बाहर निकालना और बाहर से गैस को लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, साथ साथ उत्सर्जन की क्रिया यानी गंदे पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना। ये सारा काम बेचारा अमीबा का एक सिंगल सेल करता है। साथ साथ प्रजनन और ना जाने क्या क्या वो सब आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स यानी बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में क्या क्या आता है? क्या पौधे आते हैं क्या बहुकोशिकीय जीवों में? यस मैम। गुड, पौधे, बहुत जीव जंतु। हाँ, बहुत अच्छा। में लाखों कोशिकाएं होती है, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ऐसे कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो स्पेसिफिक काम करेंगी, मतलब एक विशिष्ट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट तरह का ही काम करेंगी। अगर उनको खाना का काम दे दिया गया तो खाना का ही काम करेंगी, वो नहीं करेंगी उत्सर्जन का काम, वो रिप्रोडक्शन का काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनको आपने उसी के लायक उनकी संरचना है, उसी के हिसाब से वो बनी हुई है और वही काम कर सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि उसकी संरचना उसी के हिसाब से है, तो खाना अगर पचाने का काम कर रही है, भोजन का काम कर रही है, भोजन पाचन यानी कि पोषण का काम कर रही है, तो उसी काम को करेगी और दूसरा काम नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो इस हमारे बॉडी में अधिकतर बहुत तरह के सेल होते हैं और जो कि कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने में ही सक्षम होते हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विशेष समूहों के द्वारा किए जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, ध्यान से देख लो क्या बोला है। बोला है कि प्रत्येक विशेष कार्य, हर एक विशेष कार्य यानी आपके बॉडी में जो हर एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के द्वारा किए जाते हैं। यानी अलग अलग काम के लिए अलग तरह का जो समूह होगा कोशिकाओं का वो काम करेगा। जैसे स्क्रीशन के लिए अलग कोशिकाओं का समूह, उत्सर्जन के लिए अलग, स्क्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए अलग कोशिकाओं का समूह, पोषण के लिए अलग, श्वसन के लिए अलग कोशिकाओं का समूह ही काम करेगा। वही यहाँ तक लिखा है। अब है कोशिकाओं के ये विशिष्ट समूह, कोशिकाओं के जो ये समूह है, ये जो समूह है एक विशिष्ट कार्य को
को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी एक कोशिकाओं, मान लो कुछ स्पेसिफिक टाइप का जो सेल है, वो एक ही तरह की संरचना है, एक ही तरह का बनावट है, वो एक ही टाइप का काम करने में सक्षम है। उसको दूसरे काम पे लगा दोगे तो दूसरा काम नहीं करेगा, और उसी में वो सक्षम होते हैं, ठीक है, और उसी को बहुत ही आसानी से या बहुत तेजी से कर पाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। बस बताया। कुछ पूछना था क्या किसी को? नहीं मैम, जैसे कि बोलो। वॉइस जा रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है। हेलो हाँ। मैम, जैसे कि हमारा कान है, हम्म, एक नाक है, तो नाक सांस लेने के लिए है, जो नाक हम्म। का ऊतक, मतलब ऐसे समझेंगे तो भी, हाँ, जैसे कि वो जो नाक है कान तो का वो सेल सांस है लेने वो के लिए अलग सेल है, सही है, बहुत अच्छा। कान का सेल है वो अलग सेल है, नाक का सेल है वो अलग सेल है, ठीक है। कान का काम है सुनना, तो हम कान से सूंघ नहीं सकते हैं और नाक से सुन नहीं सकते, दोनों का अपना अलग अलग काम है, और दोनों की सेल की संरचना भी अलग है। जब आप इसके सेल को देखेंगे, उसकी बनावट नाक के सेल से नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा, कीप इट अप, सही है। मनुष्यों में क्या होता है, अगर इंसानों की बात की, तो पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे जिससे गति होती है। हमारा अगर हाथ है तो इसमें पेशीय कोशिका, इसमें कौन सी कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत टफ चैप्टर है, आगे में बहुत कुछ ऐड किया गया है। इसमें पेशीय कोशिका है, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को खोल रहे हैं, फैला रहे हैं, या किसी को एक थप्पड़ लगा दिया, या बाल्टी उठा ले रहे हैं, या तरह तरह के अपने किचन के काम या कोई भी काम को कर पा रहे हैं, इवन हम लिख भी पा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, वो उसके जो सेल हैं वो उसको फैलने में सिकुड़ने में हेल्प करती हैं, यानी गति प्रदान करती हैं। फैलने सिकुड़ने में हेल्प कर रहा है तभी तो वो गति कर रहा है ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, संदेश को लेती है, मैसेज लेती है और पूरे बॉडी में ट्रांसमिट कर देती है, यानी कि संदेश वाहक का काम करती है, संदेश को पहुंचाती है। जैसे कि डाकिया क्या करता था, पहले न्यूज लेटर लेके पहुंचाता था, तो उसी तरीके से तो वो तो बहुत दिन में जाता था, लेकिन हमारे बॉडी का जो तंत्रिका सेल है वो इतना एक्टिव है कि अगर आप पेन पकड़े हो तो ये तुरंत मैसेज देगा कि आपने पेन पकड़ा है, या तुरंत माइंड के थ्रू हमारे बॉडी को सारा पता चल जाता है। एक एग्जाम्पल समझाना चाहेंगे तंत्रिका कोशिका का कि होता क्या है। जैसे मैंने आइस पढ़ाया था, तो आइस पे जब किसी, जैसे ये जो पेन है, इसका प्रतिबिंब जब आंख पे पड़ता है, तो मैंने रिलेट किया था, याद होगा आपको, कि वहां पे एक सेल मौजूद होता है जो तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज करता है। हमारी आंखें जो है ना हमारे ब्रेन से अटैच्ड है, तो वही बताती है कि सामने क्या है। सामने अगर सांप आ जाएगा, तुरंत आंख देखेगी, इमेज बनाएगी, ब्रेन को मैसेज देगी। बताया था ना। जी मैम। यस मैम। वो तुरंत ब्रेन मैसेंजर का को काम मैसेज देती है और ब्रेन पूरे बॉडी को फिर एक्टिव कर देता है, यानी कि वो बताता है कि तुमको क्या करना है। इवन पैर तक तुरंत विद इन अ सेकेंड मैसेज चला जाता है कि सामने सांप है, भागो भागो भागो। तो हमारे पैर मूव करते हैं एक्चुअली बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स के कारण ही हम उतने एक्टिव हो जाते हैं कि तुरंत सांप को देखते ही हम मतलब लगता है बेचैन हो जाते हैं कि भागो यहाँ से भागो। तो वो हमारी नर्वस कोशिकाएं, नर्वस कोशिकाओं से मिलकर ही नर्वस पूरा सिस्टम तैयार होता है, वहां पे नर्वस कोशिकाएं हेल्प करती हैं, मैसेंजर का काम करती है। गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप। उसके बाद वाहक होती है, मैसेंजर का काम करती है। उसके बाद ब्लड भी हमारा एक तरह का टिश्यू ही है। ब्लड में भी बहुत सारे सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आप लोग सब पढ़े होंगे। और ब्लड में भी बहुत सारी ऊतक होती हैं, यानी ब्लड टिश्यू बोलते हैं। बहुत बहुत बार आपका ब्लड एक क्या है, ब्लड किस टाइप का टिश्यू, यस मैम। ब्लड एक संयोजित, संयोजित बहुत अच्छा, ब्लड एक ब्लड। संयोजित ऊतक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ब्लड भी हमारा ऊतक है, और इस ऊतक में भी बहुत तरह के सेल आपको पढ़ने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें आती हैं। और ब्लड क्या काम करता है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ऑक्सीजन, अच्छा एक बात बताओ कि हमारे ब्लड में क्या है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाने में क्या है जो हमारे ब्लड में मौजूद है और वो हेल्प करता है। जी मैम। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, बहुत अच्छा। हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड में, वही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, प्लेटलेट्स नहीं। प्लेटलेट्स छोड़ो, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। साथ साथ भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। जब ब्लड ऑक्सीजन ले जाता है हमारे आपके फेफड़ों तक, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम भी ये हमारा ब्लड करता है। साथ साथ बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको भी हटाने का काम करता है। पौधों में, जैसे आपका किडनी में अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है, आपका ब्लड करता है कि नहीं। पौधों में क्या होता है, प्लांट में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अब आप इसको थोड़ा समझिए, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा प्लांट तो नहीं बनाने आता, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। इसमें एक ऐसा टी टाइप का पूरा लगा होगा जो नली जैसा होगा, और मान लो कि ये आपका पूरा पेड़ है, ठीक है, ये पूरा आपका पेड़ है,
तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला जो यहाँ से ऐसे टीप टाइप का लगा है, इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो पत्तों में मौजूद होती है। प्लट क्या पत्तियों क्या आपके बहुत सारे ऊपर वाले पार्ट में मौजूद होती हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे इसको हम नलिका कोशिका बोलते हैं। यहाँ पे बोलो लिखा होगा नलिका कोशिका या नली कोशिका भी बोलते हैं, जिसको वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं, संवहन ऊतक बोलते हैं। इसी को संवहन ऊतक बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लिखेंगे तो फिर संवहन ऊतक बोलते हैं इसको। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक का क्या काम है कि नीचे जल से आपको पौधों के ऊपर वाले पार्ट में पहुंचाता है जहां जहां जरूरत होती है। उसके साथ साथ ऊपर में आपके प्लांट के लीफ के पास, स्टीम के पास आपका दूसरा ऊतक भी मौजूद होता है जो खाना को आपके पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसका नाम आप लोग को पता होगा, कोई बताना चाहेगा इस? फ्लोएम, हाँ बोलो बोलो, सबका फ्लोएम का सही। काम है भोजन को पहुंचाना, हाँ और जाइलम को जल को पहुंचाता है, हाँ, जो उसी मतलब की पेट बात की ये कर रहे हैं। जड़ के माध्यम से। हाँ, यही लिखा है कि पौधों में वाहक नलियों, इन्हीं दोनों को हम नलियां बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? वाहक नलियों। नली का मतलब ट्यूब, नली मतलब समझ रहे हो आप लोग? ट्यूब, ट्यूब होता है ना, ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है ना। और साथ साथ ऊपर से भी नीचे एक ट्यूब कनेक्टेड होता है जिसको फ्लोएम बोलते हैं। तो वही नलियां जो है उससे संबंधित, और चूंकि नलियां है और वो टिश्यू है, जैसे मैंने बोला वास्कुलर टिश्यू बोला मैंने, जाइलम ऊतक बोला, तो वो जो ऊतक है तो कोशिकाओं से बनी है। तो उसमें जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अब समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या है? अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का कोई मतलब समझाना, हर एक काम एक ही नहीं, अलग अलग नहीं हो रहा है। हाँ, यानी हर एक काम अलग अलग लोगों के द्वारा होना श्रम विभाजन कहलाता है। मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया और बोला आप लोगों को कि करके लाइए आप सबको। आप लोगों ने क्या किया? थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट दिया। थोड़ा सपना करेगी, उसका थोड़ा सा पार्ट गुड़िया, थोड़ा खुशबू, थोड़ा रोशन, थोड़ा फलक और थोड़ा अंशु। तो कहने का मतलब ये हम श्रम विभाजन कर दिए, यानी काम का बंटवारा कर देना श्रम विभाजन कहलाता है। समझ में आ गया सबको? अब क्या होता है कि शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं। शरीर के अंदर हमारे बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक ही तरह का काम करती हैं। जैसे ब्लड ले जाने वाली एक तरह की कोशिका, एक तरह की कोशिका, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं होंगी जो ब्लड को ले जाती होंगी, यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करती होंगी। तो ये अलग टाइप की कोशिका। फिर न्यूरॉन्स वाली कोशिका जो मैसेज पहुंचाती होंगी, तो अलग टाइप की कोशिका। तो वैसी तरह की कोशिका जो अलग काम को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं, सदैव एक ग्रुप में होती हैं। तो वो जो उनका ग्रुप है, जैसे ब्लड सप्लाई करने वाली कोशिकाओं का एक समूह बना ना भाई, तो इससे ज्ञात होता है, उसी को हम ऊतक बोलते हैं। इससे ज्ञात होता है, अब ये अपने हिसाब से बताएंगे। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, इसको दूसरे पेन से करते हैं, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब फिक्स है कि आपके ब्लड ले जाने का काम एक जगह पे फिक्स है कि कहाँ तक जाएगा। ब्लड ले जाने वाले जो ग्रुप है उनका सेल्स का समूह एक अलग ग्रुप है, उसकी बनावट अलग है, तो उनके ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं। तो कोशिकाओं का जो ये समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब मत बोलना कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, कोई मत बोलना, फंस जाओगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक नहीं बोलते हैं। समान विशिष्ट काम करने वाले कोशिकाओं के समान समूह को ऊतक बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक कि फिर भी डाउट है? बोलो भाई। नहीं मैम, क्लियर है। रोशन कुछ बोलना चाह रहे? रोशन कुछ बोलना चाह रहे बेटा? नहीं मैम, समझ में आ रहा। क्या बोला आपने? अच्छा ठीक, ठीक है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी ये जो ऊतक है, जो आपने बोला जो स्पेसिफिक कोशिकाओं का समूह है, अधिक दक्षता का मतलब है बहुत तेजी से, दक्षता का मतलब बहुत इफिशियंसी के साथ, अति शीघ्र काम करना। अधिकतम शीघ्रता के साथ काम कर सकने के लिए एक विशिष्ट पैटर्न होता है, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज रहना है, कैसे कैसे अरेंज होना है। विशिष्ट क्रम का क्या मतलब? किसके बाद कौन सा पार्ट जाएगा, जैसे कब ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद क्या क्रिया होगी, उसके बाद क्या होगा। तो हर एक क्रम डिसाइड होता है। जैसे आपका बॉडी में ऑक्सीजन, आपका बॉडी में ग्लूकोज गया, ग्लूकोज टूटेगा, कहाँ पे टूटेगा? फिर एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको पता है कि कौन सी प्रक्रिया पहले होगी, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी। दैट इज कॉल्ड विशिष्ट क्रम, यानी एक के बाद एक क्रम व्यवस्थित होता है। ठीक है। रक्त यानी ब्लड
फ्लोएम यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पेशीय ऊतक के उदाहरण है। तथा पेशी ये जो पेशी जो है आपका जो मसल्स हाथ में देख रहे हो ना ये मसल्स, ये आपके किसके उदाहरण है? ये सभी ऊतक के उदाहरण है। ब्लड भी आपका एक टिश्यू है, फ्लोएम भी एक टिश्यू है। फ्लोएम को और जाइलम को दोनों को मिला के हम संवहन ऊतक बोलते हैं। फिर से बता देते हैं, जाइलम दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोनों को हम संवहन ऊतक बोलते हैं। भूलना मत सब कोई, संवहन ऊतक बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम संवहन ऊतक बोलते हैं। और पेशी कोशिकाएं जो लचीली होती हैं, मूवमेंट में आपका हेल्प करती हैं। यहीं तक करा के हम बाइंड अप करा देंगे आप लोग का 1 मिनट। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान है, वैसी कोशिकाएं जो समान है आकृति में, देखने में उनकी संरचना समान है तथा किसी एक काम को एक साथ संपन्न करती है। एक ही काम को करेंगी और एक साथ संपन्न करती है। वैसे कोशिकाओं के समूह में एक ऊतक का निर्माण होता है, यानी वैसी कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। फिर से ये डिफिनेशन बताया, इतनी बार ये डिफिनेशन बताएगा कि आपको कंठस्य हो जाएगा। आकृति में समान है, एक ही काम करेंगी, एक साथ करेंगी, वैसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? यस ठीक है, मैम, कहाँ से स्टार्ट कर? ये सब हो गया था? नहीं, ये कहाँ तक पढ़ाए थे? फलक, आवाज नहीं आ रहा है। मैंने यहीं तक बताया था, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था और कुछ खास नहीं। ओके, आप कंटिन्यू आगे कीजिए, समझ गए। यहाँ से मुझे शुरू करना है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या पौधे और जंतु सेम टाइप के टिश्यू से बने हो सकते हैं? नहीं मैम। नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक तो पता है। अब हम अंदर से खोजेंगे कि आखिर किस तरीके से उनकी बनावट अलग है और उनका जो टिश्यू है वो अलग है। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। दोनों जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है उसकी हम तुलना करेंगे। कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे तब। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? नहीं, संरचनाएं समान नहीं है। क्या दोनों की बनावट समान है? नहीं है। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? नहीं, दोनों का अलग अलग काम होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। पौधे स्थिर होते हैं। ये जो है ना, यहाँ तक जो है बेटा, यहाँ तक ये ट्रिफलस है, मतलब यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू है कि पौधे जो है वो स्थिर होते हैं। पौधे जो है ना वो आपके स्थिर होते हैं और वे गति नहीं करते। गति नहीं करते इसका मतलब चलते नहीं है, लेकिन हाँ उनमें भी वृद्धि शो होती है, यानी ग्रोथ शो होता है। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। जब एक पेड़ बना होता है, बहुत खूबसूरत पेड़ नहीं आता है मुझे बनाने, ध्यान से देखना, समझ जाना। ये जो बाहर की जो संरचना है वो थोड़ी मोटी होती है। पेड़ की जो संरचना ब्राउन कलर का होता है, ये इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है इसको खड़े होने में, ठीक है। और ये आपका जो पेड़ है वो ऊपर से बड़ा होता जाता है। तो ये जो संरचना है जो इसको खड़े होने में मदद करती है वो एक्चुअली में डेड होता है, जो बाहर में सेलवाल होता है। तो ये उनको बड़ी मात्रा में सपोर्ट करता है खड़े रहने में। ये सहारा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं, जैसा अभी मैं बताई, प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे कि वृक्ष की जो छाल है वो क्या है? डेड होता है। तो बाहर का जो लेयर होता है वृक्ष का वो ऑलमोस्ट डेड टाइप का कोशिकाओं से बना है। यानी कि वो अगर टिश्यू बनते हैं, कोशिकाओं के समूह से टिश्यू बनेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकी बाहर संरचना वाले जो टिश्यू होंगे वो समान काम कर रहे हैं, सहारा देने का, उसकी संरचना भी समान होगी। तो वैसे टिश्यू जो बाहरी सपोर्ट करते हैं पेड़ को, वो कैसे हैं? डेड हैं। इतना समझ में आ गया? मरे हुए हैं, ये आप सबको पता है। उसके बाद दूसरी ओर जंतु है। जंतु क्या करता है? जंतु भोजन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने आश्रय के लिए, मतलब रहने के लिए भी, और खाना खाने के लिए इधर उधर विचरण करता है। अगर उसको कोई अपना पार्टनर नहीं मिला तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगता है कि कहाँ मेरा पार्टनर मिल सकता है, मतलब उसको सोलमेट चाहिए होता है। लेकिन पौधों में ये चीज़ नहीं होता है। साथ साथ भोजन के लिए जानवरों को देखो, रोड पे बहुत जानवर है ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं खाने के लिए, कि कहीं कुछ खाने का सामान गिरा पड़ा मिल जाए। और साथ साथ हमारा जो मतलब जगह है इधर जहाँ हम लोग रहते हैं, देखा मैंने जो पूरा जो मतलब फ्लैट है ना, उसके अंदर में आके कुत्ता सो गया हुआ था। तो हाँ, कुत्ता सो गया हुआ था। क्यों कुत्ता सोया है? क्योंकि उसको आश्रय चाहिए था, उसको एक ऐसा प्लेस चाहिए था। आजकल गर्मी का समय है, सॉरी एक चीज़ पे कैमरा नहीं ऑन किया, सॉरी।
आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हर एक एनिमल्स को देखोगे कि वो छाया खोजता रहता है, उसको छाया चाहिए सोने के लिए, आराम करने के लिए। वो कुछ नहीं करता है, वैसे सोया हुआ था। डर तो मुझे कुत्ते से भी लगता है, तो वो वहाँ पे सोया था क्योंकि उसको आश्रय चाहिए विश्राम करने के लिए। और इतना समझ में आ गया होगा। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जितना प्लांट एनर्जी का उपयोग करता है उसके वनस्पत हमारा जो एनिमल्स है, जो जंतु है, वो ज़्यादा एनर्जी का यूज करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। प्लांट का जो है ना ऊतक जो है, जितना बहुत सारा ऊतक है जो डेड होता है, लेकिन उसके कंपेयर में जो इंसान का है वो ऑलमोस्ट द लार्ज नंबर ऑफ, जो आपके, गुड इवनिंग गुड़िया, वो लार्ज नंबर ऑफ द टिश्यू है वो कैसे हैं? जीवित है। थोड़े बहुत एक दो टिश्यू ही हैं जो कि आपका डेड मिलेगा, जैसे आपके हेयर हो गए, जैसे आपकी नेल्स हो गई, तो वो डेड है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आता रहेगा तो मैं बताती रहूंगी। जैसे आपका एक लिख देती हूँ, नाखून और आपके बाल, क्योंकि ये काटने पे बढ़ते भी हैं और हमें कुछ पेन नहीं होता क्योंकि ये डेड है। आगे देखिए, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता है। जंतुओं और जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में एक और विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है? पौधों की जो वृद्धि है कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है। पौधा कहाँ कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ पे ग्रोथ होगा, ये सब उसका स्पेसिफिक एरिया डिसाइड होता है। जैसे ऊपर का जो भाग है, जैसे ऐसे ऐसे पेड़ होता है ना, अगर ऐसे बना दूं, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो जाती है, सॉरी, ऐसे करके पेड़ बनाया है, तो नीचे के कौन से पार्ट बढ़ेंगे ये आपको पता है। ये ऊपर का पार्ट बढ़ेगा जिसको एपिकल कहते हैं, एपिकल बोलते हैं। और इसके जो लैटरल पार्ट है, जो पार्श्व में होते हैं, वो भी चौड़ा होता जाता है। जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता जाएगा, इसका लैटरल साइज भी बड़ा होता है। साथ साथ रूट्स भी जो हैं जमीन में, हाँ बहुत अच्छा, सही बता रहे हो, यहाँ पे सही बता रहे हो आप एकदम। फलक मैंगो ट्री का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। और इसके जो रूट्स हैं बेटा, जड़ें जो है ना, बहुत सारी जड़ें जो हैं इतनी दूर तक फैल जाती है ना कि वो, क्योंकि वो वृद्धि करती हैं, तो कहाँ कहाँ उसका ग्रोथ होगा, इसका एरिया फिक्स होता है प्लांट में, मतलब जगह फिक्स होता है। लेकिन हाँ, पीपल भी, बरगद भी, बहुत सारे पेड़ है बेटा, बहुत सारे। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में ऐसा फिक्स नहीं है कि कहाँ से डेवलपमेंट होगा, यानी कि उनका एरिया फिक्स नहीं है, यानी कि उनका हर तरीके से डेवलपमेंट होता है और हर जगह से डेवलपमेंट होता है। मतलब ईच एंड एवरी पार्ट डेवलप करता है उनका, मतलब इंसानों का और जानवरों का। हम ह्यूमंस बीइंग भी जो है ना एनिमल्स हैं, तो हम सब के लिए एनिमल टर्म ही यूज करेंगे। ठीक है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। प्लांट का जो कोई टिश्यू है वो लाइफ टाइम, जब तक पौधा है, पेड़ है, तब तक वो डिवीजन करता रहता है। विभाजित होने का मतलब है कि उसमें डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब समझ रहे हो ना आप लोग साइंस के टर्म में? यस मैम। यस मैम, हाँ, यस मैम। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं। ऐसे ऊतक जो मतलब लाइफ टाइम डिवीजन करते हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही, यानी कितना विभाजित होगा उसकी भी एक कैपेसिटी है, उसके आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब ऊतक कितने टाइप के होंगे, उसके लिए क्या बेस चुना गया है कि उसकी विभाजन की क्षमता कितनी है। जो जितना विभाजित होता है, अलग अलग टाइप का ऊतक है, मान लो कि 1 2 3 4 टाइप का ऊतक है, और उसके जो विभाजन होने की क्षमता है, यानी डिवीजन होने की क्षमता, उसी के आधार पर प्लांट के टिश्यू को वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन उसका किया गया है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। आई थिंक आ जाएगा तो बता ही देंगे। अब देखो ये क्या है, वृद्धि अथवा विभियोजत यू, एक मिनट रुको, हिंदी थोड़ा अजीब लिखा है। अस्थायी ऊतक जो है, जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। मतलब जो डेवलपमेंट है, सही बात में बोला जाए, वृद्धि जो है वो विभोजत का मतलब होता है, हिंदी उतना समझ जाओ कि ये जो डिवाइड हो रहा है, ग्रोथ होने का मतलब डिवीजन हो रहा है वो। तथा अस्थायी ऊतक जंतुओं में क्या करता है? अस्थायी ऊतक वैसे ऊतक हैं जो कुछ डिवीजन के बाद मतलब वैसे ही स्थापित हो जाते हैं, है ना। एक बार मान लो वृद्धि हो गई, कुछ दिन के बाद अगर वृद्धि हो गया तो उसी तरीके से परमानेंट रूप में आ जाएंगे। अब मतलब अब एक टाइम के बाद उनमें डिवीजन नहीं होगा, तो वैसे ऊतक को हम अस्थायी ऊतक बोलते हैं। ठीक है। जंतुओं में क्या ऐसे अस्थायी ऊतक होते हैं? जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, यानी कोशिका का जो वृद्धि है जंतुओं में एक समान होता है। एक रूप कहने का मतलब एक समान होता है। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि जो प्लांट में जो वृद्धि है, जो शुरू में हो रही है,
उसके बाद प्लांट जो है अस्थायी उत्तक में बदल जाता है, लेकिन जंतुओं में जो कोशिका की वृद्धि है एक समान होती है और हर जगह सेम होती है। अतः जंतुओं में विभाज तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। जंतुओं में ऐसा कोई एरिया डिवाइड नहीं है कि यहाँ पे विभाजन डिवीजन होगा या इधर साइड डिवीजन नहीं होगा, लेकिन प्लांट में कुछ एरिया है जहाँ पे उस तरीके का डिवीजन नहीं होता है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। जो अंग है आपके, अंग को मिला के फिर अंग तंत्र बनता है। तो अंग तंत्र का जो पूरा संरचनात्मक संगठन है, कहने का मतलब ये टर्म समझ लो, संरचनात्मक संगठन का मतलब हो गया पूरा जो उसका बनावट है पूरे अंग तंत्र का। जैसे एक आपका प्रजनन हुआ ना, तो प्रजनन तंत्र में बेटा बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, ओवरी हो गया, यूटेरस हो गया, है ना, फैलोपियन ट्यूब हुआ, दे ऑल आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इन सब को हम एक साथ प्रजनन तंत्र बोलेंगे, ठीक है, जो फीमेल में होता है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इनकी जो संरचनात्मक संगठन है, जो बनावट है, संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट होती है। मतलब पौधों की अपेक्षा ये किसमें बहुत ज्यादा विशिष्ट होता है और सीमित होता है, ये जानवरों में ये ज्यादा जटिल होता है और सीमित होता है, और एक तरीके से इंपॉर्टेंट और विशिष्ट भी होता है। वही लिखा गया यहाँ पे। यह मूल अंतर, ये जो इंपॉर्टेंट अंतर है, मूल का मतलब बेसिक, ये जो बेसिक डिफरेंस है जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है कि कैसे दो जो ग्रुप है, दो जीवधारी है, एक प्लांट और एक एनिमल, उनका जो जीवन यापन है वो कैसा है, उसके तरीके को ये दर्शाता है। डिफरेंस ये बताता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में जो अगर मेनली बात की जाए तो भोजन का जो इंटेक है वो करते हैं उस प्रोसेस का। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन, एक और बात करेंगे तो हम पौधे आपके गतिहीन हैं, अस्तित्व तथा गतिहीन अस्तित्व है उनका, तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। दूसरी साइड अगर संरचनात्मक दृष्टि से हम बात करें तो आपके जो जंतु हैं उनमें प्रचलन के लिए बहुत सारे अंग तंत्र, एक अंग नहीं बहुत सारा अंग तंत्र विकास करता है और विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होता है। हर एक जानवर में देखेंगे चलने के लिए कुछ ना कुछ आपका जो वो ऑर्गन है वो डेवलप होता है। जैसे प्लांट की तो एनिमल्स में ही बहुत सारा कैटेगरी है, तो चलने के लिए कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ पार्ट हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो अलग अलग, जैसे अमीबा को देखो, पैरामीशियम बना लिया वो अपना, पैरामीशियम की ही बात कर लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम में क्या होता है, ऐसा होता है ना बॉडी, पैरासीलियम में ऐसे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीलिया। तो सीलिया को देख लो, है ना, सीलिया ऐसा ही होता है। तो अनुकूलन होता है ऐसा प्लांट में, डेवलपमेंट क्यों होता है ऐसा डेवलपमेंट? फॉर लोकोमोशन, यानी कि चलने के लिए, प्रचलन को लोकोमोशन बोलते हैं। जटिल जंतुओं, जो ऐसे जंतु जो जिनकी बनावट बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बॉडी का, तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब एक्चुअली उत्तक के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे दिया गया है पार्ट आपका प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं, अब हम इसका हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमको बहुत दिक्कत होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है देखो, दो आपके प्याज का, ये मूल का मतलब क्या होता है, शुद्ध मूल लिखा है, मूल मीन्स क्या होता है, जड़ होता है। हाँ, तो प्याज का जो जड़ है उसके जड़ में वृद्धि को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दोनों कंटेनर में रखा गया है, 1 और 2 में किया क्या गया है, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये इस पेज में लिखा है, 2 शीशे के जार लेने हैं हमें, ठीक है, शीशे का ही जार है ना, और किसी चीज का तो जार नहीं है, ठीक है, ले लिया, उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई को मापते हैं। उनकी लंबाई को भी आप ऑब्जर्व चाहोगे तो देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ये शीशे का जार है तो आपको दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है शीशा, पता चल जाएगा। पहले, दूसरे, तीसरे दिनों में मूल की माप लेते रहे, मतलब 1, 2, 3, तीसरे दिन भी आप चाहे तो जो रूट है उसका लंबाई माप सकते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। ये जो दूसरा वाला जो जार है, इसमें से 1 सेंटीमीटर ये जो है यहाँ से कट करके हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको क्या करना है हमें, ये जो है इसको कट कर देना है, ठीक है,
काट के हटा देना है 1 सेंटीमीटर तक। दूसरे जार की बात हो रही थी। इसके बाद दोनों जारों में रखी प्याज की जो मूल है उसकी लंबाइयों का 5वें दिन तक निरीक्षण करना है। उनमें हुई प्रत्येक दिन जो वृद्धि है उसकी माप को फिर नीचे लिखना है, कितना कितना वृद्धि हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक दिया गया है। एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर इसकी 1 सेंटीमीटर तक इसकी जड़ हम काट दे और इसकी नहीं काटे, ए वाले की, दोनों है ना, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? बोलिए बेटा। ए वाली तो ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, थोड़ा सा अभी देखते हैं। ऊपर के निरीक्षणों को, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, पेंसिल को चार्ज लगाया है, निरीक्षणों को नीचे देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? यानी किस जार का प्याज का जो रूट है वो ज्यादा लंबा है? तो ये तो ए वाली का ए वाली का मैम। हाँ, जाहिर सी बात है कि ए वाली का, बिकॉज आपने इसको कट नहीं किया है। ठीक है, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट देने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? क्या करती आप रहती है, बताइए। करेगी। अच्छा ठीक है, करेगी, सही है। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो क्या वृद्धि करना बंद कर देगी? नहीं मैम। ऐसा क्यों? तो भी इसमें वृद्धि होगा ना। ऊपरी हिस्सा कौन सा हुआ? ऊपरी हिस्सा ये वाला पार्ट हुआ तो जो ऊपरी आप, नहीं, इसमें नहीं होगा। ऊपरी हिस्सा से कोई इसका, मैम नहीं होगा, हमें लगा नीचे करने ध्यान। हाँ, ऊपरी हिस्सा से कोई इसका मतलब नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट, गुड़िया का कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। बेटा इसका जो रूट है ना बेटा, जहाँ पे मैंने लाल लगाया है ना, वो बेचारा रूट है। जो आपके जार के अंदर उसका माउथ है, दैट इज रूट, जिसको मूल बोला जा रहा है बार बार हिंदी में। और अपर पार्ट ये है जिसको आप ऊपर से देख रहे हो, है ना। जैसे प्याज आता है तो आप उसको काटना शुरू करते हो और छिलना, तो रूट साइड से नहीं बात हो रही है, ये रूट साइड की बात नहीं, ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो आप सबके यहाँ प्याज आया होगा, आप सब ने देखा होगा, ऊपर साइड से प्याज कटा रहता है कि नहीं कटा रहता है, ये बताइए। कटा रहता है। जिस सबके यहाँ पे आ जाता है, आप लोग भी खुद भी लाते होगे, ये रूट वाला पार्ट तो ठीक है, बढ़ सकता है अगर आपने उसको जार में डाला तो। लेकिन चूंकि आपने उसके जो अपर पार्ट है उसको तो जार में पुट नहीं किया, रखा नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ प्याज आता रहता है, क्या वो बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बहुत सारे तो प्याज है, बढ़ते हैं? नो मैम। बट हाँ, अगर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दे, जैसे इसको इसके जार के अंदर रखा गया है, तब वो बढ़ता है कहीं। क्योंकि इस तरीके का कंडीशन आपको कब देखने को मिलता है? जैसे आलू में से बहुत सारा बर्ड निकलने लगता है, जो हरा हरा होता है ना। यस मैम। हाँ, तो वो कब निकलता है, किस सीजन में निकलता है, किसी को पता है? बरसात में, आई थिंक। हाँ, बरसात में। हाँ रोशन, क्या बोल रहे थे बेटा? बरसात के टाइम में मॉइस्चर जब ज्यादा, हाँ, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। यस यस यस, एक्चुअली उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है डेवलप होने के लिए। तो इस वजह से देखोगे ना, वो जो हरा हरा पार्ट होता है वो आपके आलू पे आने लगता है। देखे हो कि नहीं, बाहर में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आने लगता है, देख रहे हो सब? हाँ, व्हाइट कलर की होती है। हाँ, व्हाइट कलर का आ जाता है। और वो आने से ना हमारे जो आलू है, आलू का 90% तक जो है ना, जो आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 90% तक आलू का तत्व जो है खराब हो जाता है। और वैसे आलू का यूज आप कर सकते हैं, किस चीज में करेंगे हम? प्लांटेशन में। उसको आप रुपाई कर सकते हैं, तो नया प्लांट तेजी से ग्रो करेगा। उसी आलू को कट करके लगाया जाता है, देखे हो आप? यस मैम, देखें। इसके बाद है, यहाँ तक समझ में, ऐसा क्यों होता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नीचे लिखा है कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। इन दोनों एग्जाम्पल से समझ गए कि किधर का पार्ट बढ़ता है। यही कारण है जो बहुत सारे पेड़ हैं वो आपकी मिट्टी के अंदर होते हैं, तो क्या दिखता तो नहीं है रूट हमें बढ़ते हुए, लेकिन क्या मिट्टी के अंदर रूट ग्रो करता है? यस मैम, करता है। यस, सही। यस मैम, और इसकी जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट मतलब, एपिकल मतलब समझ रहे हो, जो पेड़ का सबसे ऊंचा शीर्ष वाला पार्ट है। जैसे आपकी जो सर है वो आपका एपिकल पार्ट है। आपका सर, अपने सर पे हाथ रखो, दैट इज योर एपिकल। तो उसी तरह प्लांट है, पेड़ है, अगर उसकी मुंडी पे हाथ रखो, दैट इज उसका पार्टिकल, उसका जो एपिकल पार्ट है वो। ठीक है, समझ में आया? यानी किसी भी चीज का शीर्ष होगा, शीर्ष का मतलब क्या होता है? सर। किसी भी चीज का जो शीर्ष होगा या सर होगा, दैट इज एपिकल पार्ट। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो एपिकल पार्ट में डेवलपमेंट आप देखेंगे। साथ साथ मैंने बताया कि जो पेड़ की जो चौड़ाई, थिकनेस बढ़ती है, उसके लैटरल पार्ट, उसको लैटरल बोलते हैं, उसमें आप वृद्धि देखेंगे। साथ साथ रूट में आप वृद्धि देखेंगे। वही बता रहे कि कुछ ऐसे निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों में, उन भागों में पाए जाने के कारण होता है
क्यों होता है इसका रीजन लिख दिया है, एक मिनट पे निकालते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि पौधे का जो ये ऊतक है, ऐसा विभाजित ऊतक जो डेवलप करता है, विकसित होता है, जिसमें डिवीजन होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन निश्चित क्षेत्रों में जहां पर डिवीजन होगा, पेड़ ग्रो करेगा। इसी के कारण उस एरिया में आप डिवीजन देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के विभाजित होने वाले ऊतक उस एरिया में मौजूद हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। जी मैम। गुड़िया नहीं समझ में आया? आया मैं? फिर से बता देते हैं, गुड़िया को नहीं समझ में आया। ऐसा इसलिए होता है गुड़िया, क्योंकि जो डेवलप करने वाला जो टिश्यू है, जो बढ़ता है, जो ग्रोथ करता है, उन कुछ निश्चित क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे आपको विकास नजर आएगा। जैसे कि जो ये पेड़ मैं बना रही हूँ, एक छोटा सा पेड़, बहुत अच्छा बनाने नहीं आता, ध्यान से देख लेना। ये जो पेड़ का जो अपर पार्ट है ना, ये सीड्स, इधर आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट। ये बहुत तेजी से बढ़ता है, जो ऊंचाई एक तरीके से पेड़ को टॉलनेस या ऊंचाई प्रदान करता है, ये बढ़ता है। साथ साथ इस पेड़ की थिकनेस बढ़ती है, ये वाला जो पार्ट है इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो और ये टहनियाँ भी बढ़ती है। हाँ, वो भी बढ़ता है। तो वो सारे इधर के ही पार्ट है, पेड़ के एपिकल में ही आ जाएंगे। उसके बाद इसके ब्रांचेज, जैसे कि आयशा ने बोला, उसके बाद रूट भी है, वो डेवलप करता है। तो कहीं पे भी अगर आप देखते हैं कि पेड़ बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि उस एरिया में क्या पाया जा रहा है। ऐसा उस एरिया में विभाजित ऊतक, ऐसे ऊतक जो विभाजित होते हैं, ऐसे ऊतक जो डिवीजन करते हैं, उन भागों में पाए जाते हैं। इसी के कारण उन क्षेत्रों में वृद्धि होती है। समझ में आया गुड़िया? यस मैम। ठीक है। ऐसे ऊतकों को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं। समझ में आ गया? हिंदी में विभियोजक जो बोल लो, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हिंदी अब नहीं बोलेंगे, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं क्योंकि उन भागों में पाया जाएगा जहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ये बार बार अब रिपीट नहीं करेंगे। ये मेरिस्मेटिक किस भाग में स्थित है? ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है? मेरिस्मेटिक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इसे भी हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, हम बता रहे थे आप लोगों को, सॉरी, ये जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा, उसके भी आधार पे आपका जो है ना मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन या चार प्रकार से, जितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, उसको फिर सब कैटेगराइज किया गया है। पहला आ गया प्लांट टिश्यू में आप पढ़े हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसको देखो कितने प्रकार का आपको टिश्यू देता है। तो ये हो गया। तो उनके उपस्थिति के आधार पे, उन क्षेत्रों के आधार पे इसे हम शीर्षस्थ, इसको बोलते हैं एपिकल। शीर्षस्थ का मतलब हो गया शीर्ष वाला भाग, सर वाला भाग। फिर हो गया कैम्बियन। कैम्बियन का मतलब लैटरल पार्ट। लैटरल मतलब ये जो है ना, ये पैर की चौड़ाई, दैट इज कॉल्ड लैटरल पार्ट। पार्श्वीय बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अंत्यवृष्ट भागों में इंटर कैलरी वाला पार्ट। इंटर कैलरी मतलब अंदर के कुछ पार्ट होते हैं जो डेवलप करते हैं। आगे में दिखेगा तो मतलब डायग्राम से ज्यादा समझ में आ जाएगा। अंतविष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मेरिस्मेटिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। पहला है एपिकल, दूसरा है कैम्बियन और इंटरकैलरी। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा, कीप इट अप। तो ये आपको पूछ सकता है। जो मेरिस्मेटिक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में क्या होती है कि मेरिस्मेटिक की तरह डिवाइड होती हैं, मेरिस्मेटिक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में ये कहा जा रहा है, फिर से बता रहे हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, एक मिनट, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, इसके द्वारा जो भी नया सेल तैयार होता है, क्योंकि सेल से तो टिश्यू बनेगा, तो जो भी नया सेल तैयार होता है वो शुरू में मेरिस्मेटिक की तरह तो व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही यह बढ़ता है और मैच्योर होता है, जैसे जैसे ग्रो करता है और मैच्योर होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन आती है, मजबूती आती है, इसके गुणों में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाता है। यानी स्टार्ट होता है मेरिस्मेटिक की तरह, लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट और मैच्योर होने के बाद दूसरे टिश्यू की तरह व्यवहार करने लगता है। समझ में आया? जैसे आप बच्चे हो, ठीक है, तो आपका क्वालिटी अलग है, बट आफ्टर मैच्योरेशन और यू कैन से दैट की ग्रोथ होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद आप दूसरे के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो सेम इसके साथ होता है। समझ में आ गया? यस मैम। ये की बात की जा रही है। समझ गए यहाँ तक? यस। ठीक है।
लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये डायग्राम हम लोगों ने सब बायो के स्टूडेंट ने बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट में। इसी को बोलते हैं बेटा, ये पूरा एक पेड़ का पूरा पार्ट है जो आपको डायग्राम के इसके विदाउट ब्रांचेज और लिव्स के बिना शो किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं एपिकल पार्ट, यानी शीर्ष वाला पार्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी का मतलब होता है दो जगह का जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं, इसी को इंटर कैलोरी बोलते हैं। इस तरीके का बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसको बोलते हैं लैटरल, ये जो साइड साइड में होता है ना ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड लैटरल। समझ में आ रहा है? इसी को लैटरल बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, उसको आप मिडिल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटर कैलोरी वाले को आप मिडिल बोल सकते हो, बीच में। यू कैन से कि वो बीच में पूरा डेवलपमेंट करता है। यस। हाँ, आगे देखो, तो किसी पौधे में जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसकी स्थिति को दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 3 टाइप का, तो वो 3 टाइप का है। परो किसे बोलते हैं? 1 मिनट, परो किसे बोलते हैं? तो दिक्कत होगी, ऐसे चेकआउट कर लेना एक बार। परो देख के बता सकते हो। ये जो परो है ये पूरा ऊपर का पार्ट होता है, यानी शीर्ष वाला पार्ट, जिसको एपिकल बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि परो का जो शीर्ष वाला मेरिस्मेटिक है वो कहाँ कहाँ रहता है? वो आपके जड़ों में भी रहता है, वो तनों में भी रहता है। और जड़ और तना के कहाँ पे रहता है? तो वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैम इसको तो आपने शीर्ष बोला, तो बेटा ये मेरा शीर्ष है, और मेरे पैर भी अगर देखा जाए तो मेरा पैर भी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, तो वो भी तो मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो रूट में भी डेवलपमेंट होता है और साथ साथ सूट में भी डेवलपमेंट होता है, आप लोग देखे होंगे। तो रूट का भाग भी जो डेवलप होता है वहां पे भी मेरिस्मेटिक टिश्यू विद्यमान है। और एट द सेम टाइम जो यहाँ से आप ब्रांचेस देख रहे हो वहां पे भी मेरिस्मेटिक प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्रांचेस में भी डेवलपमेंट होता है, जिसको हम तना बोलते हैं या स्टेम बोलते हैं। समझ में आया सबको? अगर आपसे बोले कि आपका जो एपिकल मेरिस्मेटिक है कहाँ कहाँ होगा, तो ये तो आपके सूट साइड में होगा ही होगा, साथ साथ रूट में भी प्रेजेंट होता है और स्टेम में भी मौजूद होता है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, और इसको सूट ही बोलते हैं। एकदम आराम से बोलो, इट इज रूट। नीचे वाला जो नीचे का रूट दिखेगा दैट इज कॉल्ड रूट, रूट पार्ट बोलते हैं। और रूट से ऊपर के पूरे पार्ट को हम बेटा क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। रूट से ऊपर के सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सूट, रूट और सूट। हाँ, तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पेड़ जो है, इसी संरचना को आप देख लीजिए, पेड़ जो है ऊपर साइड से भी ग्रो करता है, करता है कि नहीं? उसका शीर्ष लंबा होता जाता है, तभी तो लगता है जैसे कि वो आकाश को छूने लगा है, इतना ऊंचा हो गया कि बिल्डिंग को छू रहा है ना? आप एक नया प्लांट लगाओ, मनी प्लांट ही लगाओ, तो देखोगे ना बड़ा होते होते आपके दीवार को छूने लगा है। नोटिस किया हो सब कोई? यस मैम। उससे भी जैसे कि वो उसका पेड़ होता है ना, तार का पेड़, बहुत किसी भी प्लांट में, ऐसा सिर्फ एक ही पौधे में नहीं, किसी भी पौधे में क्या उसके हेड साइड से डेवलपमेंट होता है कि नहीं? उसका पेड़ तभी तो लगेगा ना कि इतना बेबी प्लांट आप लगाए हो, इतना बड़ा कैसे हो गया? ऊपर से भी तो बढ़ा है वो। यस मैम। हाँ, और साथ साथ अगर रूट देखोगे, जब आप लगाए रहते हैं तो एक छोटा सा सीड लगाते हो, लेकिन जब आप कुछ दिनों के बाद उखाड़ के देखोगे उसको, तो आप इस तरीके से उसकी जड़ें भी देखेंगे कि नहीं? दैट मीन्स कि उसकी जड़ें भी बढ़ रही हैं, उसका जड़ भी ग्रो कर रहा है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, उसकी लंबाई में वृद्धि करता है और साथ साथ उसकी जड़ में भी वृद्धि होती है, जो उसकी लंबाई को बढ़ाता है। तने की परिधि का मतलब, परिधि क्या होता है समझ रहे हो? जो तना का बीच का ये जो भाग है इसको परिधि बोलते हैं। जैसे ये सर्किल मैंने बनाया, मैथ भी तो पढ़े ही होगे, ऐसा तो नहीं है 10th तक मैथ नहीं पढ़े हो। ये मैंने मान लो कि एक सर्किल बनाया, तो सर्किल का ये सेंटर पार्ट हो गया। परिधि क्या हुआ? इसके किनारे का जो ये पूरा भाग है इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि। आप लोग मैथ भी कमजोर है का भाई? पढ़े, याद नहीं है, बहुत दिन तक भी नहीं पढ़े थे। ये जो पूरा पार्ट है इसके किनारे का दैट इज कॉल्ड परिधि। तो यही लिखा है यहाँ पे कि तने की परिधि। अब तना है तो तने के चारों ओर के पार्ट को आप परिधि बोलेंगे, होगा ना? ये तने के चारों ओर का पार्ट परिधि। तो तने की परिधि या मूल में वृद्धि किसके कारण होता है? कैम्बियन जो मेरिस्मेटिक है उसके कारण होता है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तने में वृद्धि क्यों होती है? तने के परिधि में, यानी तना चौड़ा होता है, आपका रूट बड़ा होता है, उसमें क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि कैम्बियन मेरिस्मेटिक के कारण। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया आप लोग। अब चला आया नेक्स्ट, इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक, दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ अ प्लांट।
जो पौधा है उसके बीच में आपका प्रेजेंट होगा इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मतलब दो, एक तरीके से नोड, इंटर नोड हम लोग पढ़े हैं ना, दो नोड के बीच की जगह को हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की जगह को हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। तो इसी तरीके से पूरा बीच का जो पार्ट है वो इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक की वजह से डेवलप करता है। इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। पर्व संधियों का क्या मतलब होता है, नोड और नोड, दो नोड के बीच की जो दूरी को क्या बोलते हैं, ये नोड हुआ और ये नोड हुआ, दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो कि नहीं ये बता दो, सब चुप हो। इंटरनोड वही पर्व संधियों के पास, इस वाले भाग के पास, इस वाले भाग के पास जहां जहां जुड़ा रहता है। फिर अगर यहाँ पे अगर जुड़ा रहता, यहाँ पे भी आपके पाया जाता है ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो बीच के पार्ट में होगा ही होगा, लेकिन वो पर्व संधियों के पास जहां से कनेक्टेड होता है। नहीं है फलक, ये पता नहीं तुम्हारे साथ ये बहुत दिन से प्रॉब्लम लगा हुआ है, आवाज ही नहीं आती, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती। उसका गला ही फटा हुआ है। पाए जाते हैं जी, पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं, यानी कि जहां जहां ज्वाइंट होता है, जैसे हमारे ज्वाइंट होते हैं ना, उसी तरह पेड़ में भी कुछ कनेक्टेड पार्ट होता है, जहां से देखोगे कुछ निकलना शुरू होता है, उसी को पर्व संधि बोलते हैं। ठीक है, सही है, बड़ी दीदी ने लगाई डांट। अब चलो मेरिस्मेटिक की कोशिकाएं। तो अभी तक मेरिस्मेटिक के बारे में हम लोग कितने टाइप का मेरिस्मेटिक पढ़े हैं, जल्दी बताओ। 3 टाइप। 3 टाइप के। कौन 3 कौन टाइप के। कौन कौन बोलो ना, कौन कौन? एपिकल, जी, इंटर कैलरी हम्म, और एक कैम्बियन, 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 मैरिस्मेटिक, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक और लैटरल मैरिस्मेटिक। जो मतलब जो एक तरीके का कैम्बियन किसको बोलते हैं, ये लैटरल वाले को ही कैम्बियन बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को, ये जो साइड साइड में ग्रो करता है, इसी को कैम्बियन बोलते हैं, याद रहेगा सबको। Yes. एपिकल, इंटर कैलरी और इंग्लिश में बोले एक और तो कैम्बियन। मैरिस्मेटिक, एपिकल हो गया, साथ साथ इंटर कैलरी और कैम्बियन, ये तीन आपके हो गए। और तीनों में जो एपिकल है, एपिकल की वजह से कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा? हाँ, दोनों ओर होगा, ऊपर के पार्ट भी और आपके रूट के साइड भी, यानी शीर्ष के साइड भी और पैर के तलवे के साइड भी, यानी कि रूट्स के साइड भी। तो इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होगा वो होता है आपके मैरिस्मेटिक, जो एपिकल मैरिस्मेटिक है उसके वजह से होता है। उसके बाद ये साथ साथ आपके तने में भी और जड़ों में भी पाया जाता है। जड़ों में मैंने बता दिया, साथ साथ तना जो बढ़ता है उसकी वजह भी आपका एपिकल मैरिस्मेटिक है। दूसरा है कि जो तने की परिधि है या मूल में जो वृद्धि है वो कैम्बियन के कारण भी होती है। जो आपका तना के जो चौड़ाई में वृद्धि है, उसका वृद्धि होने का कारण ये आपका कैम्बियन मैरिस्मेटिक है, यानी तना जो चौड़ा हो रहा है वो कैम्बियन के कारण। हम नहीं चाहते कि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलती करें। तो तने में वृद्धि ये कैम्बियन के कारण होता है। साथ साथ रूट्स में भी कहीं ना कहीं रूट्स में भी ये वृद्धि करता है, क्योंकि जड़ भी तो आपका चौड़ा होता है। तो एक तरीके से लैटरल मैरिस्मेटिक का क्या काम है कि ये चौड़ाई बढ़ाता है, चाहे वो रूट में हो और चाहे आपके सूट में हो। समझ में आया सबको? नेक्स्ट एक बचा था इंटर कैलरी। इंटर कैलरी के कारण कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होता है, जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं या नोड्स होते हैं, पेड़ की भाषा में बोले तो जहाँ पे नोड या इंटर नोड पाए जाते हैं, है ना। और इन द सिंपल वर्ड वी कैन से कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होंगे, आप कनेक्टेड पार्ट देखोगे तो समझ जाओगे कि वहाँ पे किसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। और मेरिस्मेटिक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। और इन सब पार्ट में कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। केंद्रक बहुत क्लियर दिखेगा, आपका जो न्यूक्लियस है वो बहुत क्लियर दिखेगा। उसके पास लेकिन रसधानी नहीं होती है, यानी वैक्यूल्स, जो बड़ा सा एक वैक्यूल्स होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। और प्लांट में कितने वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल में कितने होते हैं? प्लांट में सिर्फ एक वैक्यूल्स होता है जो बड़ा होता है ना, और लेकिन एनिमल्स में एक से ज्यादा होता है। लेकिन इस वाले पार्ट में आपने पढ़ा कि रसधानी मौजूद नहीं होती है। हाँ, क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? सोच सकता है, पर लोग सोच सकता है। आपको कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानी का जो भी बात है हम लोगों ने पढ़ा है, ये आप लोग बताइएगा चेक करके, थोड़ा सा इसको काला से करते हैं कि क्यों इस पार्ट में नहीं मौजूद होता है। आयशा बताएगी और कल फलक बताएगी, ये हम लोग का डाउट। मैम रिपीट कर दीजिए क्या? ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है कि क्यों ऐसा है कि ये जो मैरिस्मेटिक है वहां पे मैरिस्मेटिक पार्ट के पास
आपका वैक्यूल्स यानी कि राजधानी मौजूद नहीं है? क्या कारण है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कल नेक्स्ट क्लास में। आगे देखिए। कल ओके। अब आपका है अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक किसका पार्ट है? अस्थाई उत्तक एक अलग टाइप का उत्तक है। मैम थोड़ा आपने नीचे कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते उसका। अरे बेटा ले लो, रुको। ओके ठीक है, अब हम चले आते हैं। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम लोग को पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक द्वारा जितना भी डिवीजन होके, सेल डिवीजन होके जितना भी टिश्यू बनता है, मेरिस्मेटिक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो बहुत सारी सेल्स बनती है उनका क्या होता है? तो ये एक विशिष्ट कार्य करती है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो बहुत सारी डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है सेल बनेगा ही। तो ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है। यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा कुछ नए नए जो सेल बनते हैं तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट अपना काम होता है और वो बड़े होके मतलब आफ्टर कुछ टाइम और डेवलपमेंट के बाद या ग्रोथ के बाद उनमें एक कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि वो आप डिवीजन करेंगे, उनमें और डिवाइड जैसे कि हम लोग भी तो मतलब है ना उसी में। हाँ हाँ, जैसे इंसानों में भी बोलते हैं ना कि लड़के और लड़कियां आफ्टर 18 ईयर के बाद ग्रो नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ग्रो नहीं करना इट मीन्स कि वो फुल्ली मेच्योर हो चुका है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जाहिर सी बात है यही मतलब हुआ ना, सामाजिक यस अर्थ तो मैम। यही हुआ। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि आफ्टर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो बना हुआ डिवीजन के द्वारा जो कुछ सेल बनता है इसमें विशिष्ट कार्य ये करते हैं, लेकिन आफ्टर समटाइम्स इनमें डिवाइड होने की शक्ति खत्म हो जाती है। और इंसानों में भी तो आफ्टर समटाइम्स और पार्टिकुलर एज वीमेन कांट बी प्रेग्नेंट, मतलब वो माँ नहीं बन सकती हैं आफ्टर पार्टिकुलर एज, मतलब ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसा सब जानते हैं। इसी तरीके से ये अपनी शक्ति खो देता है। इट मीन्स कि अब ये डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स कि अब परमानेंट सेटल होके बैठ जाइए। दैट मीन्स कि ये परमानेंट टिश्यू बनेगा जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स कि आपने अब डिवाइड होने की कैपेसिटी खो दी है, अब आप में कुछ नहीं होगा, आप एकदम बूढ़े हो गए हैं, आराम से बैठ जाइए, घर में बैठिए और देखते रहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो एकदम वही वाला काम है कि अब ये अस्थायी, कोई बात नहीं रोशन, अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। अगर आपसे बेटा कोई पूछेगा कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, तो ऐसे मेरिस्मेटिक टिश्यू जिनमें डिवीजन के उपरांत कुछ सेल्स बनते हैं लेकिन आफ्टर ग्रोथ उनमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वृद्धि करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तो वे परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं और इस प्रकार वे अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का निर्माण होगा। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप, मतलब एक परमानेंट अब उसका रूप तैयार हो गया, और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यानी एक तरीके से जो पहले आप मेरिस्मेटिक टिश्यू थे लेकिन अब आप परमानेंट वाले रूप में आए हो तो अपना एक स्पेसिफिक शेप होगा, साइज होगा, तो वो जो अस्थायी रूप आपने ले लिया तो उस अस्थायी रूप और आकार को प्राप्त करने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का विकास करती हैं। यानी मेरिस्मेटिक की ही, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन टिश्यू में बहुत सारा मेरिस्मेटिक सेल भी तो होगा, तभी तो मेरिस्मेटिक टिश्यू बन रहा है। एग्री कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। मेरिस्मेटिक सेल भी होगा, तो वही मेरिस्मेटिक की जो सेल है वो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से स्पेशलाइज हो जाती है। अब आप बोलोगे कि विशिष्टीकृत का क्या मतलब है, तो स्पेशलाइज हो जाना, कुछ अलग तरीके का यूनिकनेस अपने में ले आना। तो स्पेशलाइज होने की वजह से विभिन्न प्रकार के परमानेंट टिश्यू का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से अब आपका परमानेंट टिश्यू बनता है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, अब ये वाला पार्ट देख लो, एक मिनट, एक काम करते हैं, एक मिनट बता देते हैं। तना देखे हो आप लोग, ब्रांच देखे हो ना, जो तना होता है, इसी ma'am. तना के काट को काटा गया है। और ये कैसा सेक्शन है, जो बायो के स्टूडेंट है वो समझते हैं। और ये कैसा सेक्शन है, तो तने का सेक्शन है। तो जो तना होता है ना, ऐसे अगर देखोगे, जैसे मान लो कि ये पूरा तना है और तना को मैंने यहाँ से यहाँ तक काट दिया, ऐसे चाकू लिया और बीच से ऐसे काट दिया, तो ये जो सेक्शन आपको ऐसा गोल ही आएगा ना, तो ये आपका ऐसे दिख रहा है, जिसको कौन सा सेक्शन बोलते हैं? बोलो ना भाई, Horizontal. तुमको तो एक थप्पड़ देंगे हम, बताओ। ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे कि एक मिनट, जैसे ये बोतल है ना, मान लो ये पूरा पेड़ है, पूरा पेड़ है और मैंने चाकू लिया और इसको बीच से ऐसे 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 काट दिया,
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? जी मैम। तो यहाँ बीच से काटेंगे तो बीच से कट जाएगा ना पतला सा, अगर हम काट देंगे तो दोनों अलग हो जाएगा। तो बीच से काट के एक पतला सा स्लाइस निकालेंगे हम, एक पतला सा स्लाइस काट के, तो उसको अगर हम देखेंगे, और हमें काटना है एक्चुअली कैसा स्लाइस लेना है, टुकड़ा आपका पतला लेना है, क्योंकि जब आप पेड़ से काटते हो बीच से तो आपको पतला लेना है स्लाइस, ठीक है। जब आप काट रहे हो तो या मतलब 2 टुकड़े भी कर दिए, जैसे यही पेड़ है इसको 2 टुकड़ा कर दिए, ऊपर वाले को हटा देना और नीचे वाले पे भी देख सकते हो, ऊपर वाले टुकड़े पे भी देख सकते हो। 2 इक्वल पार्ट बनेगा ना, तो आप दोनों पे चाहो तो देख सकते हो। तो दोनों पे देखोगे, अगर इसी बोतल के 2 हम सेक्शन बनाएं, 2 काट दे ऐसे, तो उस पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरा आपका दिखेगा। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? कुछ और भी यूज करें? जी यस मैम, समझ गए। तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा बीच वाले पार्ट पे। जैसे ईख खाते हो तो बीच से आपका ईख चिकना होता जाएगा, है ना। गाजर खाते हो तो बीच से चिकना होता है। गाजर को इसी प्रोसेस के थ्रू ऊपर से काट काट के खाते हो। बहुत कम लोग लंबा लंबा स्लाइस काटते हैं, है ना। जो लंबाई में काटते हो, जो आप चौड़ाई में किसी चीज को काटते हो, यहाँ लिख देते हैं, जो आप चौड़ाई में किसी चीज को काटते हो, चौड़ाई में काटना, चौड़ाई में काटना, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर और ऐसा अनुदैर्ध्य, इसी को अनुदैर्य शायद बोलते हैं, अनुदैर्य काट, ऐसा कुछ है ना, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। इसको मैं बोलूंगी ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर लंबाई में काट दिया जाए, लंबाई में मैंने अगर किसी चीज को काटा तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, जी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सपोज दैट यही पेड़ है और यहाँ पे मैंने इसके टिप से पेड़, ये जो कवर है, इसी को बीच से ऐसे 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 काटना शुरू कर दिया, तो ये बीच का 2 टुकड़ा ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना। जैसे मेरे हाथ है, ये पूरे ज्वाइंट है और बीच से ऊपर से किसी ने काटा तो 2 इक्वल हाफ ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा? यस मैम। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो हमने लंबाई में काटा। समझ गए आप सब समझे या नहीं? तो ये जो काटा यस मैम। ये कौन सा सेक्शन है और ये कौन सा सेक्शन है, आप तो बता सकना चाहिए ना सबको। बताओ, ये कौन सा सेक्शन है और ये कौन सा सेक्शन है? अभी भी दिक्कत है, ये कौन सा सेक्शन है? कौन अभी जो एक मिनट रोशन, ये वाला कौन सा सेक्शन है? मैम लंबाई। ये सॉरी मैम, ये हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा इधर वाला। हाँ, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। बहुत अच्छा रोशन, ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। समझ में आ गया? तो लंबाई में जो कुछ चीजें दिखती हैं आपको चौड़ाई में ऐसी दिखेंगी, है ना। जरूरी नहीं कि सारी चीजें दिखें। तो ये ट्राइकोम है, ये जो निकला हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम, है ना। और अलग अलग पार्ट आपको इसमें मिलेंगे। ऊपर में एक पतली सी लेयर होती है जो पेड़ को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, इवन पत्तियों पे भी मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल बोलते हैं या क्यूटिकल भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अब ये क्यूटिकल क्या होता है? जैसे पेड़ या किसी भी ब्रांच पे देखोगे तो आप थोड़ा सा, जब आप पत्तों को छूते हो ना, तो थोड़ा सा चिकनापन या थोड़ा सा हार्शनेस आपको फील होगा। किसी भी पेड़ के प्लांट मतलब लिप्स को छुओ तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लगेगा, जिसकी वजह से फिसलेगा हाथ, या आपका हाथ हार्ड्स जैसा लगेगा, थोड़ा सा हार्ड जैसा। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूटिकल के कारण होता है, जो पेड़ की पत्तियों को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा होता है। तो आपको पेड़ों पे मिलेगा। इसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हो दैट इज कॉल्ड, ये जो आपका ब्राउनिश पार्ट है, अच्छे से समझा देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ब्राउनिश पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं इपीडर्मिस। यहाँ लिखा है इपीडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे का जो ये सब पूरा पार्ट देख रहे हो जो एक समान आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जो आपको इधर इस तरीके का दिखेगा। उसको अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसी में आपको बीच में एक गोलाकार फ्लावर, एज लाइक अ छोटा फ्लावर, हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे करके बनाते थे, उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। और बीच में ऐसा गोल, बीच में ऐसा गोल, ऐसे सबने बनाया होगा अपने पढ़ाई के दौरान। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं म्यूसिलैगिनस कैनाल। कैनाल टाइप का होता है, मतलब एक नली टाइप का होता है। यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा गोल गोल सा थोड़ा अजीब टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इसके बाद फिर आपको इंडोडर्मिस दिखेगा। इपीडर्मिस जो होता है बाहर की तरफ आपको दिखेगा। हाँ, मेहंदी के डिजाइन में सही बता रही है। हाँ, हम लोगों ने भी बनाया, एक्चुअली मैंने भी किया ये काम। तो इपीडर्मिस जो होता है वो बाहर का एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। इट इज ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है पेड़ों को। उसके बाद इपीडर्मिस तो हो गया बाहरी वाला, इंडोडर्मिस की भी एक लेयर पाई जाती है, ये जो आपको दिख रही है, एक्चुअली ये आपको हरा दिख रहा है।
बहुत सारे पार्ट यहाँ पे पेरी साइकिल आपको दिखने को मिलेगा। ये अजीब ब्राउन टाइप का पूरा रेडिश स्ट्रक्चर है। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे, हटा देते इसको, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस भी आपको दिख रहा होगा। इवन स्क्रीन पे भी मुझे शो हो रहा है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा, हाँ रहने दे रहा है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बस। तो ये हो गया बीच वाला पूरा पेरी साइकिल। और इसके बाहर में आपके ये जो दिख रहे हो, ये आपका कॉर्टेक्स इधर मौजूद है, और ये है पेरी साइकिल जो मैं बता रही हूँ, ये पेरी साइकिल है। फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखो, फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको थोड़ा सा हेक्सागोनल टाइप ऐसा लगेगा बीच में, अगर आप देखेंगे तो ये है आपका फ्लोएम। इसको दूसरे पेन से बताते हैं, ये फ्लोएम आपको दिख रहा है। इसके बाद कैम्बियन की पट्टी पाई जाती है पैरों में। कैम्बियन जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जो कहाँ होता है, जो तने को बढ़ाने का काम करता है या रूट को बढ़ाने का काम करता है, तो ये है कैम्बियन। ये थोड़ा सा स्पेसियस ऐसा ऐसा दिखेगा, आराम से लंबा लंबा आपको दिखेगा, तो ये कैम्बियन है। इस तरीके का पूरा आपको दिख रहा होगा। जाइलम भी, जाइलम जो होता है दो टाइप का होता है, मेटा जाइलम और प्रोटो जाइलम। मेटा जाइलम का स्ट्रक्चर ये है, और प्रोटो जाइलम जो है ये नीचे में आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो दो टाइप के जाइलम है। इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है लॉन्गिट्यूडनली। और यहाँ पे आपको फिर संवहन बंडल दिखेगा। संवहन बंडल यानी कि वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। वास्कुलर टिश्यू में दोनों आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम भी दिखेगा और जाइलम भी दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्लोएम, जो आपका हल्का ब्लूइश पार्ट है। और ये आपका जो पिथ है, पिथ भी प्रेजेंट होता है, पिथ थ बोलते हैं, लिखते भी हैं PITH, पिथ लिखते भी हैं, पिथ इसको बीच वाले में प्रेजेंट होता है। ये हो गया पहला वाला। आगे जो है ना, हम कल इसको समझा देंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों दिखता है, इसके पीछे का रीजन यही है कि जैसा आपने सेक्शन काटा है बेटा, उसकी वजह से आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। लंबाई में कुछ और दिखेगा, चौड़ाई में कुछ और दिखेगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना सबको। HW में एक क्वेश्चन दिए हैं। HW में क्या है, एक क्वेश्चन है आप लोग का, साथ साथ रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम पूछेंगे जो जो इस चैप्टर से संबंधित है, रिवीजन कर लेना, उसके बाद आगे पढ़ा देंगे। थोड़ा बहुत आगे पढ़ भी लेना, रीड भी कर लेना। मैम इसका PDF भेज दीजिएगा।